गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भाई हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। अगर हमें हीट और टेम्परेचर ही नहीं पता होगा तो हम थर्मल एक्सपेंशन की बात क्यों करेंगे, क्या मतलब रह जाएगा उसका बात करने का। ऑब्वियसली तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि भाई हीट क्या होता है। तो बचपन से हम यही बताते आ रहे हैं कि हीट एक एनर्जी है। हाँ जरूर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है ये, लेकिन क्या इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है। ये हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तभी ये वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस ट्रेवल करेगी, अदरवाइज हीट ट्रेवल नहीं करती है अगर टेम्परेचर में डिफरेंस ना हो तो। अब बात आती है टेम्परेचर की कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर जो है वो किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि हमारा हीट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है। मतलब टेम्परेचर जो है हीट फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। जिधर टेम्परेचर कम होगा हीट उसी तरफ मूव करेगी, जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा हीट उधर से मूव करेगी। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ने क्या काम किया, हीट फ्लो के डायरेक्शन को बताया, हीट फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड किया। तो हम ये भी कहते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टेम्परेचर। लेकिन अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, थोड़ा अच्छा डेफिनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है टेम्परेचर जो है भाई वो डिसाइड कर रहा है कि हीट हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ही मूव करेगा। जो हॉटर बॉडी है उधर से हीट चलेगा और कोल्डर की तरफ जाएगा, ना कि कोल्डर से हॉटर की तरफ जाएगा। ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। तो इतना दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि टेम्परेचर किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, आपके लिए इंग्लिश में भी बोल देता हूं मैं। टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी व्हिच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ हीट, व्हिच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ हीट। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चीज जान गए। फिर टेम्परेचर की तीन अलग अलग यूनिट्स आपने देखा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रीमर, उसके बाद केल्विन। इन सबको जानने के बाद जब हम किसी बॉडी या सिस्टम में हीट देते हैं तो क्या बदलाव आता है, ये जानना जरूरी है। बेटा देखिए, ये हीट का यहाँ पे जो हीट आप पढ़ रहे हैं ये क्लास 9-10 की हीट नहीं है कि बस 2 पन्ने 4 पन्ने में खत्म हो जाएगी। अभी तो आप स्टैटिक हीट पढ़ रहे हैं, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो अभी हमें यह देखना है कि हीट एनर्जी देने पे बॉडी में क्या बदलाव आते हैं। पहली चीज, पहला बदलाव उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बदल गया। टेम्परेचर का बढ़ना एक लिमिट तक होगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉडी अपना फेज या स्टेट ही बदल देगा। ऐसे टाइम पे स्टेट चेंज होने लगता है। तो अभी हम स्टेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उससे पहले की ही बात कर रहे हैं। हमने बॉडी को हीट दिया तो क्या होगा, वो हीट बॉडी के मॉलिक्यूल्स में जाएगा। मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहता है ऐसे ऐसे। अब उसको हीट मिला तो ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे जाएगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड जब बढ़ता है तो
उनका जो एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और उसके बढ़ने से तीन बदलाव हो सकते हैं। या तो लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, अगर वो बॉडी सिर्फ लाइन लंबी है, उसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं है, तो लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों है तो उसमें सुपरफिशियल एरियल एक्सपेंशन हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तो तीनों में बदलाव होगा। इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है उनके लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में बदलाव। वो बदलाव कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कि दो बॉडी है, उनका मास इक्वल है, दो अलग अलग बॉडीज हैं, मास उनके इक्वल है, दोनों को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया, दोनों का टेम्परेचर इक्वली बढ़ा, तो क्या दोनों में जो एक्सपेंशन होगा वो इक्वल होगा? जरूरी नहीं है। क्यों? वो उसके बॉडी के मटेरियल पे भी डिपेंडेंट होता है। तब यहां रोल आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का। तो भाई अगर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहां होगा? कोई रॉड होगा जिसमें जो है ब्रेड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, बहुत पतला सा वायर है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो उसके लेंथ में चेंज हो रहा है। वही जो चेंज हो रहा है लेंथ में, तो चेंज इन लेंथ जो होता है डेल्टा एल, ये होता है इक्वल टू एल इंटू अल्फा डेल्टा टी के। यहां पे अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये हो गया आपका अल्फा। मतलब इंक्रीमेंट इन द लेंथ इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी के लेंथ में जो बदलाव होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा? उसके खुद की लेंथ पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है इस पे डिपेंडेंट होगा, और वो बॉडी किस मटेरियल का है, अल्फा यही डिनोट कर रहा है कि वो बॉडी किस मटेरियल का है उस पे डिपेंडेंट होगा। अब भाई लेंथ की बात हो गई, अगर जो है उसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होते तो दोनों में बदलाव होता, मतलब एरिया में बदलाव होता, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाता ए बीटा डेल्टा टी। यहां पे बीटा क्या है? जैसे यहां अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, वैसे ही यहां बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाएगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब हम हाइट को भी ले रहे हैं, अगर हाइट को लिया तो भाई वॉल्यूम आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये गामा है, गामा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो अल्फा बीटा गामा तीन चीजें मिल गई हमें। अल्फा बीटा गामा से हम क्या करेंगे? अब अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये तीन क्वांटिटीज हैं जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो इनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। आइए वो रिलेशन हम डिराइव करें, जाने क्या होता है। अल्फा और गामा में क्या रिलेशन है, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, ये जानना जरूरी है। तो इसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तब हम देखेंगे कि भाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो रिलेशन हमें जानना है अल्फा बीटा गामा में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? हमें लेंथ से ही चलेंगे, हम लेंथ से ही चलेंगे, अल्फा से चलेंगे।
तो भाई एल डेल्टा एल की वैल्यू थी एल अल्फा डेल्टा टी। एल डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ? चेंज इन लेंथ, मतलब अब जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी और उसमें से ओरिजिनल लेंथ घटाई गई रही होगी, तभी चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आया होगा। एल डैश माइनस एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अब इस एल को उधर ले जाते हैं, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। अब बच्चों देखो दोनों में एल कॉमन है, कॉमन जो चीजें होती है उसे बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के, तो हम लिख सकते हैं एल डैश इज इक्वल टू एल कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस जो बचा हुआ है अल्फा टी। अब मान लीजिए किसी क्यूब का एक साइड पता होता तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? उस साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करके या साइड का क्यूब करके। तो यहां पे भी हमें लेंथ पता है, वॉल्यूम चाहिए तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स। अब बच्चों दोनों साइड्स का क्यूब किया तो एल डैश क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। अब एल डैश क्यूब क्या है? आपका वॉल्यूम है नया वाला, और एल क्यूब क्या है? पुराना वॉल्यूम है। इसका क्यूब ओपन करेंगे, ए प्लस बी का क्यूब, होल क्यूब ओपन करते हैं, ए क्यूब मतलब 1 प्लस बी क्यूब मतलब अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3 1 का स्क्वायर 1, बी है अल्फा डेल्टा टी, और 3ab स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब इतना मिलने के बाद हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि अल्फा और डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी क्यूब डेल्टा टी स्क्वायर आर वेरी लेस, सो इग्नोर इट, इग्नोर, इसको इग्नोर कर देंगे। तो बेटा इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर करने के बाद हम क्या करेंगे? हमें जो मिलेगा वो लिखेंगे v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये मिला हमें। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों इग्नोर हो गया, अब हमें ये मिला। तो अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, v डैश इज इक्वल टू v प्लस v इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। अब ये v इधर आ गया, v डैश माइनस v इज इक्वल टू v इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। यहां से क्या मिला? डेल्टा v इज इक्वल टू v 3 अल्फा डेल्टा टी। प्यारे बच्चों अब देखो, प्यारे बच्चों जो ये इक्वेशन मिली है ये वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन के तरह है कि नहीं? वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन बोल रहा था डेल्टा v इक्वल टू v गामा डेल्टा टी, तो यहां पे क्या चेंज आया? गामा की जगह 3 अल्फा लिखा हुआ है, गामा की जगह 3 अल्फा लिखा है, तो हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये रिलेशनशिप बन के आया, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। मन कहे तो आप इसे नोट कर ले, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और जो भी आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए जो आपको नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट लगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्फा बीटा गामा का क्या रेशियो होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको भी जान लीजिए। अल्फा बीटा गामा का रेशियो रिलेशन क्या होता है, इसे जानने रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और आप देखिए बेटा, मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, डेफिनेटली मैं आपको जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़ा रहा हूं। तो अब अल्फा और गामा में रिलेशन मिला 1:3 का रेशियो है। अगर हम डिराइव करना चाहें तो फिर से डिराइव हो जाएगा, अल्फा इज टू बीटा 1:2 का रेशियो आएगा, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा
इज इक्वल टू 1:2:3 ये रेशियो होता है। अगर इसे इक्वलिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3 ये लिख सकते हैं, और इस तरह से हमारा रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं लिक्विड में एक्सपेंशन की। अब भाई लिक्विड है, लिक्विड में कोई लीनियर एक्सपेंशन या फिर एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी एक लाइन में तो लिक्विड होता नहीं है, ठीक है, ना ही किसी एक एरिया में लिक्विड होता है। लिक्विड तो सीधे सीधे वॉल्यूम में होता है ना, वॉल्यूम। तो लिक्विड में जो एक्सपेंशन होगा वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, ना कि एरियल या लीनियर। तो लिक्विड में एक्सपेंशन करने के लिए पहली बात तो लिक्विड को आपको हाथ में रख के तो हीट देंगे नहीं, उसे किसी कंटेनर में रखेंगे। कंटेनर में जिसमें रखेंगे तो ऑब्वियसली हीट उसको जब देंगे तो कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, लिक्विड के साथ साथ कंटेनर भी एक्सपेंड करता है। तो जब भी केस हो लिक्विड के एक्सपेंशन का, तब हमें दो चीजें देखनी होती है, अपरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन। अब भाई सवाल ये उठा कि ये अपरेंट क्या होता है। जिस वर्ड के साथ अपरेंट लग जाए इसका मतलब वो रियल नहीं है, वर्चुअल है, आभासी है। तो भाई यहां पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पे गामा की ही वैल्यू निकालेंगे लिक्विड के लिए। गामा ए फॉर अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन ऑफ अपरेंट, तो लिखेंगे अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है फॉर्मूला अपरेंट कोएफिशिएंट का। ऐसे ही जिस कंटेनर में रखे होंगे, मान लीजिए सी मान लेते हैं कंटेनर के लिए, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा भाई? अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, सेम वही फॉर्मूला अपॉन ओरिजिनल इनटू डेल्टा टी। अब रियल कोएफिशिएंट क्या होगा? गामा आर, गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा सी। अब आपकी किताबों में गामा आर की वैल्यू गामा ए प्लस गामा जी दिया होगा, जी फॉर ग्लास, क्योंकि उन्होंने जो कंटेनर लिया था वो ग्लास का था। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कंटेनर वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक, एनीथिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पे जी की बजाय सी लिखा हुआ है। दोनों बातें एक ही है, वो ग्लास के लिए कह रहे हैं, हम कंटेनर के लिए कह रहे हैं। तो गामा रियल में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो अपरेंट, दोनों के अपरेंट एक्सपेंशन का सम होगा, दोनों के अपरेंट एक्सपेंशन का सम होगा। ओके, आपने देखा कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसके डेंसिटी में भी चेंज होगा। हीट देने पे अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज होगा। तो आपने वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखा था V डैश इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वैसे ही रहने देंगे। अब दोनों साइड को हम m से डिवाइड करेंगे, डिवाइड both sides by कैपिटल M। आप किसी बॉडी को गर्म करो या ठंडा करो, उसके मास में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, मास तो वही रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम बदल जाएगा लेकिन मास तो वही रहेगा। तो दोनों साइड मास से डिवाइड किया, V डैश बाई M
इज इक्वल टू V बाई M इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T। अब देखो प्यारे बच्चों, M अपॉन V क्या होता था? M अपॉन V होता था हमारा डेंसिटी, लेकिन ये उसका उल्टा लिखा हुआ है V अपॉन M, मतलब ये डेंसिटी का उल्टा लिखा हुआ। तो डेंसिटी का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन रो डैश, यही हो गया डेंसिटी का उल्टा, और यहाँ भी डेंसिटी का उल्टा 1 अपॉन रो हो गया, और ये 1 प्लस गामा डेल्टा T हो गया। अब भाई इसको रेसिप्रोकल में लिखा, सीधा कर दो, इसको सीधा करेंगे तो रो डैश इज इक्वल टू रो, ये नीचे था ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर था ये कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा T। अब इसको भी ऊपर ले जाना है तो इसे लिख सकते हैं रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T पावर -1, ये लिख दिया बाय यूजिंग। अब आप लोग इसे पढ़े नहीं मैथ में, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, वो लोग नहीं पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे? इसे एक्सपेंड कर देंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा T, ये आ जाएगा वैल्यू। तो डेंसिटीज में क्या रिलेशन होगा टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से, ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यहां बॉक्स में देखिए, ये आपका रिलेशनशिप बनके तैयार है, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। कैलोरीमेट्री में बिना इसके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, लैटेंट हीट क्या होता है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगा, अगर हम दो अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस ले इक्वल मासेज के, इक्वल मास के दो अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं, इक्वल हीट दिया उसको दोनों को, तो आप देखेंगे कि दोनों के टेम्परेचर अलग अलग है। अब भाई अलग अलग क्यों है टेम्परेचर? कुछ तो कारण होगा, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो उसको बदल रही है, उसके टेम्परेचर अलग अलग होने का कारण है। तो उस प्रॉपर्टी का ही नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई कोई भी बॉडी पर यूनिट मास अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट लेता है उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से बोलता हूं, कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कोई भी बॉडी पर यूनिट मास अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लेता है उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, स्मॉल c से आपने डिनोट किया, SI यूनिट आपसे जूल पर किलोग्राम पर डिग्री पर केल्विन ये भी होता है, या फिर जूल पर ग्राम पर केल्विन ये भी लिख सकते हैं, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। साथ में आप लिख सकते हैं कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो भी लिखना चाहे। इतनी सारी यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स है, तो आप किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इससे हमें मिला क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c। हमें जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी, थर्मल एक्सपेंशन, तो हमने कहा था कि हीट जो है बॉडी के मास पे डिपेंडेंट होगा और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो मतलब
अगर हीट को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा T, इस पे डिपेंडेंट है। अब इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए इक्वलिटी का सिंबल लाएंगे, तो यहां एक कांस्टेंट C आ जाएगा, mc डेल्टा T, ये बन जाएगा आपका हीट का फॉर्मूला। हीट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ है। ठीक है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो या तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा या एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद वो अपना स्टेट ही बदल देता है। तो टेम्परेचर का ये चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से ये हीट मिल रही है। तो कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो कैलोरीमेट्री का है वो बहुत इजी है। वो होता है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। बच्चों जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, इस चीज को ध्यान में रखते हो, तब भी आपसे गलती क्यों होती है? क्योंकि आप सही से अंदाजा ही नहीं लगा पाते हो कि कौन सी बॉडी हीट गेन कर रही है और कौन सी लूज कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा, जो बॉडी ना कहके सिस्टम ही पूरा कह ले, हो सकता है ढेर सारी बॉडी, तो जो भी सिस्टम हायर टेम्परेचर पे होगा, हायर टेम्परेचर पे वो हमेशा हीट लूज करेगा, वो हीट देगा। और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे, जो सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे होगा, वो हमेशा हीट लेगा, सिंक होगा उसमें, वो लेगा, वो गेन करेगा। तो older body will gain the heat and hotter body will lose the heat। तो यहां से हमें पता चलेगा, मतलब अगर हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, एक बहुत गर्म है एक बहुत ठंडा है, तो ये हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कब तक होगा ये? क्या इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा? नहीं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे दोनों की सहमति हो जाएगी, भाई अब इसी टेम्परेचर पे रुक जाते हैं। उस टेम्परेचर को हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है जिसपे हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों आ जाते हैं। जब उस टेम्परेचर पे दोनों पहुंच जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वहीं पे रुक जाता है और कोई बदलाव होना बंद हो जाता है, इस तरह से। तो अगर कैलोरीमेट्री का ये प्रिंसिपल आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब आइए देखते हैं लैटेंट हीट क्या होता है। भाई लैटेंट का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो छुपी हुई हो, छुपी हुई चीज। मान लीजिए आइस है, क्या वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है? नहीं, हो सकता है -30 डिग्री सेल्सियस पे हो। अब आइस को जब आप हीट देंगे तो पहले क्या करेगा वो? पहले आइस को -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाएगा। उसके बाद आपने और हीट दिया तो देखते हैं आइस वाटर में बदल जाता है। अब स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी हीट है जो दिख नहीं रही, हमने नहीं दी है, वो दिख नहीं रही है, उसी को लैटेंट हीट कहते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स फेज और स्टेट पर यूनिट मास इज नोन एज लैटेंट हीट। तो मतलब Q इज इक्वल टू ml। तो जितना हीट पर यूनिट मास बदलने के लिए, अपने स्टेट को बदलने के लिए जरूरी होता है, उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। अब लैटेंट हीट कई तरीके के होते हैं, देखिए मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो यह कहलाएगा लैटेंट हीट
ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन कहलाएगा। अब गैस से अगर लिक्विड में आ रहा है तो क्या कहलाएगा? गैस से लिक्विड में आ रहा है कंडेंसेशन। और लिक्विड से अगर सॉलिड में आ रहा है बेटा तो इसी को कहते हैं फ्रीजिंग। तो क्या करेगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी को मेल्टिंग भी बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। यहां पे लिक्विड से गैस में क्या हुआ? चेंज जब हो रहा है तो कौन सा हीट की जरूरत पड़ रही है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ रही है। अगर गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आना चाह रहे हैं तो आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना चाह रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटीज आपस में इक्वल होती हैं और ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल होती हैं किसी भी बॉडी के लिए, दिए हुए बॉडी के लिए। ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको वेपराइजेशन का लेटेंट हीट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि भाई कंडेंसेशन का लेटेंट हीट क्या होगा, तो वही वैल्यू होगी, बदलेगी नहीं। ठीक है? तो जनरली अब क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। सॉलिड क्या होगा? बर्फ होगा और किसी हॉट वाटर में डाल दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा, या तो इंटरमीडिएट टेंपरेचर पूछ लेगा आपसे या फिर मास पूछ लेगा कि भाई कितना किलोग्राम बर्फ चाहिए। ऐसे ही तरह तरह के सवाल बनेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हीट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे हम एक अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। और हाँ, खास बात याद रखिएगा, कैलकुलेटर मत यूज करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अपने ब्रेन का यूज कीजिए। डोंट यूज योर कैलकुलेटर बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू विल नॉट बी अलाउड टू pursue calculator with you. Okay, thank you, have a nice day.